दोस्तों पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पीरियोडिक टेबल। उसके साथ साथ हमने देखा था कैसे एटॉमिक नंबर के सहारे हम लोग एलिमेंट्स को सजाएंगे तो उनकी पीरियोडिसिटी ऑफ नेचर मिलती है। और बहुत सारे फैमिलीज के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। तो सारा का सारा हमने पढ़ा। अब हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर अभी तक आपने अगर डेस्टिनी जीत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर डेस्टिनी जीत। मैं हूँ आपका मेंटर आरके सर। चलते हैं क्लास में। हमने देखा था कि पीरियोडिक टेबल में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एलिमेंट्स को इनटू थ्री मेजर ग्रुप्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड जिगजैग फॉर्म में बीच में जो आते हैं वो सेमी मेटल्स या मेटलॉइड्स कहलाते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, जो कि हम लोग जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे जैसे मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन, ये सारी चीज़ भी एक पीरियोडिक वेरिएशन दिखाते हैं। और उनको हम लोग पढ़ेंगे इन रिस्पेक्ट टू एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। लेकिन उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्ञान जो पाए हैं हम लोग पिछली क्लास में उसको ताज़ा करेंगे बाय डूइंग सम PYQs। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है PYQ का वो है आपका आईपैक में नेम खोजना है आपको इसका, इस एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर 119 है, 119। तो आपको कहा गया था क्या करने के लिए, कहा गया था कि आप 1 के लिए अन लिखिए, आपको याद होगा। तो यहाँ पे अन हो गया, फिर 1 लिखिए अन, और एन लिखिए आप इसके लिए 9 के लिए, और उसके बाद EM लगा दीजिए। तो ये जिसका नाम होगा वही यहाँ पे राइट चॉइस होगा। देखते हैं तो अन अन नियम कौन सा है, तो ये जो है अन अन एन, अन अन एन नियम। तो ये हो गया आपका आंसर बी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होता है, बाकी रॉन्ग है आपके। इस तरह से हम लोग चॉइस को खोजते हैं। इस क्वेश्चन को मैंने लिया है केवल आपके एक नॉलेज के हिसाब से। अभी ब्लॉक जब एलिमेंट्स आप पढ़ोगे ब्लॉक्स के रूप में तब उनको आप समझ पाओगे कि इनका नाम क्या है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। तो मैं बता दूं कि इसमें कौन सा इनकरेक्ट है आपका। तो डी जो है, डी के साथ में जो लिखा हुआ है रॉन्ग लिखा हुआ है, ये होना चाहिए आपका जेनियम। ठीक है, ये बाद में आप लर्न करोगे। तो ये बाकी सब जैसे है, अब समझिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी आपको समझना होगा। तो देखिए यहाँ पे अन लिखा हुआ है, अन माने क्या हो गया 1, और नील 0, लून का मतलब होता है, ऊन का मतलब होता है 1, 101। ये हो गया 103, ये हो गया 10x6, ये हो गया 111। 111 का जो है रोंगजेनियम होता है, और इसका 101 का होता है मेंडेलिवियम होता है, 103 का जो होता है लॉरेंजियम होता है, 1C का सीबोर्जियम होता है। इस तरह से हम लर्न करेंगे, ये सब देखेंगे, पहचानना पड़ेगा। और इसको जस्ट एक क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको याद रखिए एक बार आप देख लीजिएगा ब्लॉक्स को तो अपने आप समझ में आ जाएगा बात। एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस या आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये सब पढ़ने के पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग देखेंगे शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। तो देखिए एक्चुअली एक न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, वो अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को, अब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाला एटम है तो उसमें जो एटम्स है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो रेड कलर आप देख रहे हो रिपेल कर रहे हैं सब, और ब्लू कलर जो साइन देख रहे हो ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये रिपल्शन भी कैसे हो सकती है, एक शेल वाले दूसरे शेल वाले कर रहे हैं, या अपने में भी आउट होता है ना कि अपने ही ऑर्बिट में दो शेल्स भी डिस्टर्ब कर सकते हैं एक दूसरे को। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स आउटसाइड जो होते हैं, आउटसाइड एटम, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है फॉर द एटम ऑफ, उसको हम कह सकते हैं उसकी जो एनर्जी होती है जीरो होती है या मैक्सिमम होती है, वो फ्री है एक तरह से, निकल गया। एटम ऑफ इंटरेस्ट को है इसके बाउंड्री के भीतर हो एटम के लाइन में, ये इसको क्या होता है, जो पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस है वो तो अट्रैक्ट करता है, एंड इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन कैंसिल सम ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जो है उसको तो अट्रैक्ट करता है, जितना आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा यानी कि जितने प्रोटॉन्स होंगे उतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट होगा, कौन, इलेक्ट्रॉन।
और बीच में जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस अट्रैक्शन को कम करने की कोशिश करेंगे, तो यानी कि कुछ हद तक उसके न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल कर देते हैं। इसको समझते हैं इस तरह से। देखिए यहाँ पे +3 दिया हुआ न्यूक्लियर चार्ज, एक्चुअली होना चाहिए +3। अब देख रहा है आपकी यहाँ पे, लेकिन आपको दिखा रहा है कि आपका कितना है, जेफ माने इफेक्टिव, इसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव जो है, चाहे एटॉमिक नंबर इफेक्टिव जो है इसका, वो है आपका 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2.69 दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पूरा 3 जो है न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे फुल इफेक्ट में नहीं मिल रहा है। उसी तरह से आप देखोगे कि 2s में जो इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों s वाले जो ऑर्बिट के शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके द्वारा रिपेल हो रहा है। ये लोग क्लोजर टू द क्या न्यूक्लियस है, शील्डिंग कर रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होने के चलते पुल कम हो जाती है न्यूक्लियस की। देखिए यहाँ पे 1.28 हो गया आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज धीरे धीरे जैसे शील्डिंग होती है या इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो कम होती जाती है। फुल आपका न्यूक्लियर चार्ज तभी मिलेगा जब यहाँ पे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं होगा। तब सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो पूरा आपको ये, मान सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका +3 ही होता जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, यहाँ पर होता है चाहे यहाँ पर होता है। लेकिन जब भी मल्टी आपका इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा वहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज डिस्ट्रॉयड हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा ड्यू टू रिपल्शन। तो न्यूक्लियर चार्ज एक्चुअली क्या हो जाता है, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू योर जो न्यूक्लियर चार्ज है माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये है स्क्रीन हो जा रहा है ना, हमारे कहने मतलब क्या हो, ये इसको कहते हैं स्क्रीनिंग करना, ब्लॉकिंग करना, रोक देना, स्क्रीनिंग कर दे, पर्दा कर देना, टानने नहीं दे रहे उसको, तो उसको निकालेंगे। तो इसको हम लोग एस को एक्चुअली एस को हम लोग एस भी लिखते हैं और हम लोग कभी कभी सिग्मा का साइन भी देते हैं, एस लिखे या सिग्मा दोनों चलेगा। तो ये है स्क्रीनिंग कांस्टेंट और पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट के नाम पर है स्लेटर्स स्क्रीनिंग कांस्टेंट। तो यहाँ पर उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। अब स्क्रीनिंग का जो इफेक्ट है यानी कि न्यूक्लियर चार्ज को बाधा देने की इफेक्ट है, वो डिपेंड करती है कि आपकी ऑर्बिटल की शेप की है। अब जानते हो कि ऑर्बिटल जो एस होता है एकदम स्फेरिकल होता है, वो बहुत अच्छी तरह से ढक देता है अपने चारों तरफ। तो इसमें क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं वो शील्डिंग बहुत अच्छा करते हैं बाहर वालों का, माने कहने मतलब न्यूक्लियर चार्ज पूरी तरह से उनको नहीं जाने देते हैं, माने अट्रैक्शन कम कर देते हैं न्यूक्लियर के अट्रैक्शन को। उसके बाद आता है आपका पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल देखिए इसके 2 लोब्स हैं, तो ये इसका एक लोब समझिए, तो 2 लोब्स में 2 लोब से बढ़ जा रहा है, तो यानी कि ये स्क्रीन इफेक्ट कम हो गई। उसी तरह आप देखते हो कि आपके डी ऑर्बिटल की 4 लोब्स होते तो और फैल गया इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से ये स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे कम हो गया। वैसे हम लोग एफ वाला का भी दिखा सकते हैं, एफ का जो है आप पकड़ सकते हो ऐसे और फिर 6 लोब्स दिखा सकते हो, तो 6 लोब्स में तो और स्क्रीनिंग इफेक्ट हो गया। क्वेश्चन क्या है, द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एस पी डी एंड एफ ऑर्बिटल्स फॉर अ गिवन शेल ऑफ एन एटम ऑन इट्स आउटर शेल इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए बाहर में एक शेल है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में आपके बहुत सारे ये ऑर्बिटल्स पड़ेंगे, कौन कौन से, अलग अलग शेल्स के, एस पी, ये एस है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है। तो बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, तो सबसे ज़्यादा किसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट होगी, इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी, उसके बाद इसकी होगी। तो ये जो सीक्वेंस जहाँ लिखा होगा वो राइट है, तो आप उसको खोज लीजिए। यहाँ पे आप देखोगे तो एच डी ये वाला सी जो ऑप्शन है आपका राइट ऑप्शन होता है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट को निकालने का एक रूल है जिसको हम लोग कहते हैं स्लेटर्स रूल। जैसे मैंने स्लेटर का नाम बताया, जिन्होंने कहा जो सिग्मा मैंने बताया था उन्हीं का कांस्टेंट है स्लेटर्स स्क्रीनिंग कांस्टेंट। उन्होंने कहा कि पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जो है ना इस तरह से लिखिए। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते कैसे हो, आप लिखते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। इसके हिसाब से पहले आप लिख लो, लिख दिया आपने, लिखने के बाद में आप उसको ऐसे सजाओ, कैसे कि ग्रुप्स कर दो। देखिए फर्स्ट शेल का पहले लिख दीजिए, उसके एस ले लिए, फर्स्ट शेल में तो केवल एस होता है, उसके बाद सेकंड शेल लीजिए, शेल के हिसाब से लीजिए, पहले तो आप लिख लीजिए उसको ऐसे,
लिखने में तो इंटरचेंज कीजिए, कैसे शेल के हिसाब से इंटरचेंज कीजिए। तो फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, देखिए यहाँ पे थर्ड शेल में क्या हो रहा है, आपको पहले ही मिला 4s बाद पहले चला था बीच में, लेकिन चूंकि आया बाद में, लेकिन इसको हम इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं, इस तरफ लेके चले आते हैं। और उसके बाद 4 वाले को एक साथ में, 4 के जितने सब शेल्स एक साथ में, और ये जो है ये 5 वाले जो है उस तरह से हम ब्लॉक्स कर देंगे, क्या शेल्स के हिसाब से। अब बाउल रूल हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं एनर्जी के हिसाब से, लेकिन हम लोग सजाएंगे जब स्लेटर्स रूल का हम लोग यूज़ करेंगे क्या करने के लिए, शील्डिंग इफेक्ट का, तो हम शेल के हिसाब से सारे के सारे सब शेल्स को लिखेंगे। पहले तो उसको ऐसे लिख लेंगे, उसको ऐसे सजा लेंगे। और उसको तो आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इंटरेस्ट। अब किसको आप इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट मान रहे हो, माने मान लीजिए आप किसी 4th नंबर शेल के इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट मान रहे हो, तो उसके हायर वाले दाहिने तरफ वाले जो शेल्स हैं उनको आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, उसको ग्रुप्स को खत्म कर दीजिए। यहाँ पे जितने उसके होंगे उसको छोड़ दीजिए, जिस शेल की बात हो रही है, ठीक है ना, हायर ग्रुप्स, ठीक है ना, ये ग्रुप्स बने तो ग्रुप्स भी देख लीजिए कैसे बने, ठीक है, तो उसके उधर के ग्रुप्स को आप छोड़ दीजिए। तो क्योंकि ऊपर वाले जो ग्रुप्स हैं वो शील्ड नहीं करते हैं, शील्ड करते हैं भीतर वाले ग्रुप्स। The Slater's rule is now broken into 2 cases. अब इसको फिर हम 2 केसेस में करते हैं, शील्डिंग इफेक्ट बाय एस एंड पी ऑर्बिटल्स। तो अगर केवल एस एंड पी ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो शील्डिंग इफेक्ट को हम कैसे दिखाते हैं कि विद इन द सेम शेल अगर है तो उसमें भी थोड़ा सी शील्डिंग होती है, तो वो होती है 0.35 की, कितनी 0.35 की। केवल 1s में ये थोड़ा सा ये एक्सेप्शन है, 0.35 नहीं होके 0.30 हो जाता है, 35 नहीं हो गया 30 हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन्स विद इन द n1 शेल शील्ड बाय माने उस n-1 माने क्या मतलब उसके नीचे वाला पेन, ये इसको अल्टीमेट मान लेते हैं, अल्टीमेट शेल मान लेते हैं, ठीक है, इसके ये वाला ये पेन अल्टीमेट कहलाएगा। तो यानी कि n-1 शेल ये है, यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट इनका कितना होता है 0.85 का। उसके भीतर जाते हैं तो ये n-2 उसके नीचे के जितने सारे होंगे यहाँ पे शेल्स, वो शील्डिंग इफेक्ट करेंगे कितना 1 का करेंगे। ये किसके लिए था, ये केवल p एंड s इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। p या s इलेक्ट्रॉन अगर है, p ऑर्बिटल में है, p सबशेल के ऑर्बिटल में है या s सबशेल के ऑर्बिटल में है, तब ये केसेस आएंगे क्या कि अपने ही शेल की जो उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होगी 0.35 की होगी, एक्सेप्शन है 1s की, वहाँ पे 0.30 होगी। और उससे लोअर वाले में जाइएगा तो जस्ट उसके बाद पहले वाले तो 0.85 होगा। और उसके नीचे जितने भी होंगे, उसके नीचे जितने शेल्स होंगे, मैं न्यूक्लियस बनाता हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पकड़ लेते हैं और न्यूक्लियस यहाँ पे दबा, तो यहाँ पे 1.00 होगा। इस तरह से हम लोग इफेक्ट देंगे शील्डिंग इफेक्ट। और अगर ये डी ऑर्बिटल का है या आपका एफ ऑर्बिटल का है, डी एन एफ भी तो हो सकता है, तब ये शील्डिंग इफेक्ट थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियस आपका है और यहाँ से ऊपर से आएंगे तो अपने शेल में जो है वो 0.35 अभी भी लगेगा इलेक्ट्रॉन को शील्डिंग इफेक्ट। और उसके नीचे जाइएगा जितने सारे ये जैसे यहाँ पे पहले 0.85 है, उसके बाद आपका 1 है, यहाँ पे सारे के सारे जो होंगे उसके बाद शेल जो होंगे वो 1 शील्डिंग इफेक्ट देंगे। इस तरह से ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तब समझ में आएगी क्या मैं कहना चाह रहा था। अब चलिए शील्डिंग इफेक्ट के पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग एग्जाम्पल्स के हिसाब से समझते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, ये क्या है, एटॉमिक शेल की एक फिगर है। आप यहाँ पे पकड़ लीजिए कि इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन जितने शेल्स में उनको। अब ये अट्रैक्ट करता है तो अगर p और s शेल्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो बाकी मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स उनको बाधा पहुंचाएंगे, जो अट्रैक्शन है उसमें बाधा पहुंचाएंगे। और कैसे बाधा पहुंचाएंगे, तो अल्टीमेट शेल जिसमें कि वो इलेक्ट्रॉन है उसके आसपास के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 0.35 का बाधा पहुंचाएंगे वैल्यू का। और पेनल्टीमेट उसके जस्ट नीचे वाला जो शेल है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो 0.85 का बाधा पहुंचाएंगे। और उसके नीचे के जितने सारे शेल्स हैं उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स
1.00 यानी कि 1 का बाधा पहुंचाएंगे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। अब ये तो था आपके किसके लिए, ये था आपका SnP सब शेल के या उसके ऑर्बिटल्स में अगर प्लेस्ड है इलेक्ट्रॉन। तो अगर DNF में है तो क्या होगा, DNF में होगा तो उसके जो अल्टीमेट जो शेल मेंबर्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाधा पहुंचाएंगे 0.35 का, लेकिन उसके बाद वाले पेनल्टीमेट से लेके भीतर में जितने सारे जो शेल्स हैं वो 1 का बाधा पहुंचाएंगे, न्यूक्लियर चार्ज को उतना डिक्रीज कर देंगे। अब देखिए हम एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हम बनाएंगे। अगर शेल के हिसाब से नहीं सेट किया हुआ तो उसको हम शेल के हिसाब से सेट करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये तो चूँकि थर्ड शेल तक ही जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बनाता हूँ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन आप जानते हो 17 होता है, तो यहाँ पर आपका 1s2 होगा और उसके बाद 2s2 होगा, उसके बाद 2p6 होगा, उसके बाद 3s2 होगा एंड 3p क्या होगा 5 होगा। ठीक है, ये है आपका कॉन्फ़िगरेशन। अगर उसको हम देखें यहाँ पर तो ये न्यूक्लियस पकड़ लेते हैं इसको क्लोरीन का, ठीक है, और इसमें शेल्स हैं तो 1 शेल 2 शेल एंड 3rd शेल। तो पहले नंबर शेल में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरे में कितने हैं तो 8 है, तो 2 4 2 6 और 2 8, और तीसरे में कितने हैं 2 + 5 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब हमको पता लगाना है कि कोई तो एक इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर हम देखना है मेरा इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट पकड़ लेते हैं इसको पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ इलेक्ट्रॉन ऑफ मेरा इंटरेस्ट है। अब इसके ऊपर किसकी किसकी मैंने बाधा पहुंच रही है और टानने की कोशिश तो कर रहा है न्यूक्लियस, कितने से करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, तो एक्चुअली इसके पास 17 प्रोटॉन है, तो +17 से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या उसमें पूरी अट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं। जो इलेक्ट्रॉन्स आसपास में मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, उसमें वो लोग डिस्टर्ब करेंगे, ये उतने पावर से नहीं टालने देंगे न्यूक्लियस को। तो कितना बार स्क्रीनिंग करेंगे देखें, तो उसी को हम लोग खोजेंगे। अब तो सिस्टम क्या है, तो ये क्या किस शेल में है, तो P नंबर शेल में है इसका। ये जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट है किसमें P ऑर्बिटल में है, तो P ऑर्बिटल में होने से कौन सा रूल चलेगा, ये रूल चलेगा 0.35 0.85 एंड 1 वाला। तो फर्स्ट देखेंगे अल्टीमेट शेल में, तो अल्टीमेट शेल यही है सब, वो पहले वाला शेल जिसमें कि वो है, उसके साथ में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6 इलेक्ट्रॉन्स बाधा पहुंचाएंगे कितने का, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट। ठीक है, तो स्लेटर्स कांस्टेंट भी कहते हैं इसको। तो इसको हम लोग क्या करते हैं सिग्मा इज इक्वल टू खोजते हैं, तो अपने इसके उसी में शेल में कितने 6 लोग हैं 6 इलेक्ट्रॉन, वो कितने की बाधा पहुंचाएंगे 0.35 के। उसके बाद हम चले जाते हैं पेनल्टीमेट में। मान लीजिए ये था पेनल्टी, ये इसको 1 नंबर पकड़ लेते थे, इसको 2 नंबर पेनल्टीमेट को पकड़ेंगे, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसमें तो 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये कितने की बाधा पहुंचाएंगे तो 0.85 की बाधा पहुंचाएंगे। अब अल्टीमेटली हम चले जाते हैं एकदम नीचे वाले में, तो कितने 2 हैं इसमें, ऊपर से जा रहा हूँ मैं, 3 नंबर शेल सबसे इनर्ट मोस्ट शेल, और भी होते तो कोई बात नहीं था, उतना ही भी डिस्टर्बेंस करते 1 वैल्यू। तो ये बनता है आपका क्या सिग्मा का वैल्यू कितना हो गया ये, तो आपको कैलकुलेट करके देखना होगा। तो अल्टीमेटली देखोगे आप कैलकुलेट करके तो ये मिलेगा आपको 2.1 + 6.8 + 2 और ये देगा आपको 10.9। तो ये हो गया आपका क्या शील्डिंग इफेक्ट, बाधा पहुंचे इतना न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा। तो न्यूक्लियर चार्ज था कितना, न्यूक्लियर चार्ज था 17, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम लोग Z इफेक्टिव लिखते हैं ऐसे, तो वो होगा न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा। न्यूक्लियर चार्ज कितना है 17, और माइनस कितना करोगे आप, तो 17 डॉट कर देते हैं माइनस 10.9 कर दोगे, तो ये क्या देगा आपको 6.1। तो क्लोरीन के लिए आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको खींचने की जो क्षमता है किसकी न्यूक्लियस की, इतनी डिक्रीज कर जाती है, 17 से 6.1 पर चला आता है ये वैल्यू। तो इस तरह से हम लोग शील्डिंग इफेक्ट को समझते हैं।
शील्डिंग इफेक्ट को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं ये एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ, जिसका ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर ऑफ पीआर इज 59। पीआर क्या होता है? प्रासियोडाइमियम, और उसकी एटॉमिक नंबर कितनी दी गई है? 59। तो इसको हम लोग अगर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अफबाउस मेथड से, तो 1s2 होगा, उसके बाद 2s2 होगा, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, और उसके बाद 4p6, उसके बाद आता है 5s2, 4d10, 5p6, 6s2 एंड 4f3। अब देखिए इसको सजाना होगा ग्रुप्स के हिसाब से। ग्रुप्स में शेल्स केवल नहीं याद रखिएगा, एनर्जी चेंज होती है। एनर्जी चेंज कब होती है? जब आप दूसरे, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एग्जाम्पल में समझाने यहाँ पे इसी के लिए एग्जाम्पल आप समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका 3s2 एंड 3p6 है, ये दोनों एक ही शेल मैंने एक ही एनर्जी लेवल के थे, ग्रुप एक है। 3d की अलग एनर्जी होगी, 4d की अलग होगी, 4f की अलग ग्रुप होगी। तो ये एनर्जी ग्रुप अलग बनाना पड़ेगा आपको, ऐसे बनाना पड़ेगा कुछ। वो ऐसे 1s ऐसे लिख दिया हमने, 2 का मैं लिख रहा हूँ तो 2s2 2p6 लिखा आपने, 3 का मैं लिख रहा हूँ तो 3s2 का ब्रैकेट करते चलिए इसको, हाँ तब समझ में आएगा ग्रुप से। 3s2 एंड 3p6 आपका है। और क्या 3 है क्या आपके पास में? हाँ है, लेकिन वो अलग ग्रुप बनाएगा 3d10। ठीक है, अब चले आते हैं 4 में। 4 का यहाँ पे है 4s2 का एक ग्रुप बनेगा, उसके बाद 4p6 का बनेगा, उसके बाद 4d10 का एक ग्रुप बनेगा, 4d10 का ग्रुप बनेगा, उसके बाद 4f3 का ग्रुप बनेगा। ठीक है, अब चले आते हैं 5 में। 5 यहाँ से शुरू होगा, तो 5 का यहाँ पे है, और क्या है 5 में तो 2 है, 5s2 और 5p6, और उसके बाद आपके पास है 6s2 का। ये सारे ग्रुप्स बना दिया मैंने। ठीक है, अब इसको समझिए ऐसे, ग्रुप्स बन गए, पहले अफवाह आपने लिखा, फिर उसको ग्रुपिंग में से। इससे फायदा क्या होता है? आप तो सीधा कहते हैं सर शेल के हिसाब से लिख देते, आप लिखे नहीं, उसमें ग्रुप्स भी बनाने थे ना एनर्जी के हिसाब से। तो ये हायर एनर्जी का है इससे, तो ये ग्रुप बताता है ये हायर एनर्जी इस ग्रुप से, तो ग्रुपिंग बताता है कि एनर्जी भी चेंज हो रही है। अब हम क्या करते हैं, क्यों ग्रुप की बात किया गया, शेल की बात नहीं करी है। सेम ग्रुप में अगर है तब वो इफेक्ट होगा, उसके नीचे वाला अलग इफेक्ट होगा, इस तरह बात की गई थी, ग्रुप की बात की गई थी। शेल तो मैंने एग्जाम्पल के हिसाब से लिया था, तो वो शेल से ही हो गया था ग्रुप, इसलिए मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आपको पता चले नहीं, शेल नहीं, ग्रुप्स को आपको मेंटेन करना है। कैसे? अब देखिए 4f इलेक्ट्रॉन लेते हो, तो पहले हमको उसका सिग्मा खोजना पड़ेगा। तो सिग्मा कैसे खोजेंगे 4f का? 4f कहाँ है आपका? 4f यहाँ पे। ठीक है, 4f में कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं? 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर इफेक्ट देखना है उसको छोड़ेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बने? तो आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा क्या? अपने ग्रुप का। और वो कितने का बने? एफ ग्रुप का है तो 2 ही इसमें वैल्यूज होंगे, एक होगा 0.35 का होगा, और दूसरा इसके नीचे के जितने सारे होंगे उनका होगा 1 का। तो इसको हम काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू, सिग्मा का ये चाहे एस कहिए, डिपेंड करता है टीचर क्या समझा रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 इंटू 0.35। अब इसके इस तरफ वाला जो है काम का नहीं है, इस तरफ वाला कोई काम का नहीं, इस तरफ चले आते हैं। इसमें काउंट करते हैं कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, 2 यहाँ तक 10 हो गया, 10 8 18 28 30 40 46। तो 46 इलेक्ट्रॉन से अलग अलग ग्रुप्स हैं जो कि बिलो एफ ऑर्बिटल के सब शेल के नीचे है। तो प्लस 46 इंटू आपको 1 करना होगा, इससे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे मिल जाएगा आपको 36 नहीं 35 है ये, सॉरी। ठीक है, अच्छा ये हो जाए 0.70, और यहाँ पे 1 है तो प्लस 46,
यानी कि 46.7 आया। होना चाहिए था कितना, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपके इलेक्ट्रॉन 59 है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस उसका अगर होता है तो उसमें 59 आपके पॉजिटिव चार्ज हो तो 59 से इसको खींचता हो, लेकिन वो 59 से नहीं खींच पाएगा। कितने से खींचेगा, इतना माइनस करने पर पता चलेगा कितने से खींचेगा। तो इफेक्टिव जो इसका एफ होगा, इफेक्टिव इसका एटॉमिक न्यूक्लियर चार्ज होगा, वो बनेगा आपका, जो आप लिखे हो 59 डॉट दे देता हूँ माइनस 46 जो सिग्मा है 0.7, तो ये आपका बन जाता है 12.3। तो इस तरह से हम लोग आंसर लिखते हैं। ये खाली ऐसे मत समझिए शेल्स नीचे जा रहे हैं तो समझा दिया, नहीं, वो समझाने के लिए था। आप ऐसे सोचिए ग्रुप्स में बना लीजिए। अब ग्रुप्स भी बनाइए कैसे आप, तो याद रखिएगा अलग अलग ग्रुप्स बनाइएगा एनर्जी के लेवल के हिसाब से। तो अब वो जो है लगेगा कॉन्फ़िगरेशन आपको एनर्जी दिखाने के लिए, लेकिन उसको शेल्स के हिसाब से बगल में एक दूसरे को रखेंगे, ग्रुपिंग ऐसे करेंगे ताकि लगे कि वो क्या है, डिजेनरेट नहीं है, डिजेनरेट सेम एनर्जी वाले नहीं है ऑर्बिटल्स। इस तरह से आपको समझना होगा शेलिंग इफेक्ट। अब आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई कि शेल के हिसाब से नहीं देखेंगे उसके नीचे कितने शेल्स हैं इलेक्ट्रॉन के, हम लोग देखेंगे कितने ग्रुप्स हैं उसके, तो ग्रुप के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग बांटेंगे। पहला नंबर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका नाइट्रोजन का, दिया तो नाइट्रोजन में आप बहुत ईजी बन जाते हैं कि हमने कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2 एंड 2p3। अब देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग अगर आप करोगे तो ग्रुप क्या बनेगा, एनर्जी लेवल के हिसाब से ये और ये ग्रुप ऐसे बन जाते हैं। इसी से हम लोग यहाँ पर ऐसे जब तक हम लोग डी में नहीं जाते ग्रुपिंग चेंज नहीं होती है और ये पूरा शेल ही एक ग्रुप बनता है। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट लेना तो यहाँ से, तो यहाँ पे आपके एक्चुअली -1 कर देना होगा क्योंकि वो बन जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट। बाकी अब जब बचे तो 4 आपके इलेक्ट्रॉन बचे जो बाधा पहुँचाएंगे, तो यहाँ पे सिग्मा जो बन जाएगा वो 4 इंटू 0.35 और प्लस ये जो उसका पेनल्टीमेट शेल नहीं कहेंगे ग्रुप कहेंगे, तो वो बनाएगा 2 इंटू 0.85। ठीक है, अब इससे हम लोग निकालेंगे आंसर। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 3.10। अब आप जानते हो कि इसका 7 इलेक्ट्रॉन्स है तो 7 प्रोटॉन्स भी होंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज कितना होगा उसका, न्यूक्लियर चार्ज उसका होगा 7। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना बन जाएगा आपका, तो न्यूक्लियर चार्ज माइनस क्या सिग्मा, तो ये हो गया कितना 7.00 माइनस 3.10 इज इक्वल टू 3.9। ठीक है, इस तरह से हम लोग खोज लेंगे किसी का भी न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द सिग्मा। सिग्मा क्या है, शील्डिंग इफेक्ट, और इससे हम लोग फॉर्मूला ये निकालते हैं हम लोग। कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए मैं और एग्जाम्पल लाया हूँ। देखिए एक है आपका सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है ये, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 1s2, उसके बाद 2s2 2p कितना 2p6 और उसका 3s1। मान लीजिए हम यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट मेरा क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा, ये बनेगा आपका। ठीक है, तो उस ग्रुप में ऐसे ऐसे समझिएगा, ग्रुपिंग कर देता हूँ मैं। देखिए ये जो एक ग्रुप बनेगा, ये एनर्जी लेवल के हिसाब से एक ग्रुप बनेगा और एक ग्रुप ये बनेगा आपका। ठीक है, तो इस ग्रुप में और कितने इलेक्ट्रॉन्स, इस ग्रुप में अगर एक माइनस कर दिया जाए, एक तो इंटरेस्ट वाला इलेक्ट्रॉन लोगे, इलेक्ट्रॉन ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद में आपके इस ग्रुप में 0 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं। कितने बनते हैं, 0 इलेक्ट्रॉन। तो इस ग्रुप वाले का जो इलेक्ट्रॉन है वो सिग्मा निकालेंगे, क्या करेंगे 0.35 इंटू कितने इलेक्ट्रॉन, 0 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद ग्रुप कौन सा आता है, नेक्स्ट ग्रुप आता है। नेक्स्ट ग्रुप कौन सा बनाते हैं इसको, देखिए यहाँ पे 8 है। ठीक है, 8 नेक्स्ट ग्रुप आपका पेनल्टीमेट ग्रुप 8 का बनता है, 8 इलेक्ट्रॉन 2 and 6। इसमें कितना होगा 0.85 होगा। और उसके बाद देखिए उसके भीतर भी एक शेल बनता है, तो शेल नहीं ग्रुप समझे, तो उसमें 2 आया था, तो 2 into 1 हो जाएगा। तो ये जो होगा आपका शील्डिंग इफेक्ट देगा, और वो कितना बन जाएगा आपका, तो वो बन जाएगा आपका
कैलकुलेट करना होगा, ये तो 0 हो जाएगा आपका, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा, ये 0 हो जाएगा है। ये मल्टीप्लाई कीजिएगा आप, 8 5 ज़ा 40, 4 8 4 ज़ा 8 8 ज़ा 64, 64 एंड 68, 6.80 प्लस 2 8.80, 11 से आप इतना माइनस कर दोगे तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू कितना, 11 माइनस 8.8, यहाँ पे अगर 2 और ये 10 हो गया तो 2.2 आपका बनता है इफेक्ट। ठीक है, ये तो बात आपको समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि अगर ये होता, क्या कहते हैं, अगर ये सोडियम का आयन होता है तो क्या होता, सोडियम का आयन होता तो क्या होता, तो उसकी इलेक्ट्रॉन्स तो हो जाएंगे आपके कितने, आयन प्लस होना मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन पहले से निकल चुका है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे आप, कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे आप 1s2 2s2 2p6 और 3s था उसका, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, इसलिए आप ऐसे लिखोगे। अब इसमें जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो आउटर मोस्ट ग्रुप में कहिए जो इलेक्ट्रॉन बनता है आपके लिए, तो वो इसमें मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो ये ग्रुपिंग कर देते हैं पहले, एक तो ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप तो ये है, और तीसरा ग्रुप ये है। तो उधर वाले ग्रुप को तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि उसमें है भी नहीं कोई है। अब चले जाते हैं इसमें, तो इसमें एक माइनस कर दोगे आप, तो कितना 5 एंड 2 7 यहाँ पे आपके इस ग्रुप में क्या मिलते हैं, 7 आपके इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जिन अपने ग्रुप में, जिसकी आपको 0.35 से मल्टीप्लाई करना होगा। उसके बाद उसके पेनल्टीमेट ग्रुप में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, जिसको भी आप 0.85 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये सिग्मा मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको निकालेंगे तो देखेंगे आंसर आएगा इतना इतना इतना। अब देखिए पॉइंट ये सोचना है कि अब कितने से इसको जेड एफ जो है, जेड एफ माने ई एफ इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा होता है। जेड कितना है, तो ऐसे सोचा जाए 10 हो सकता है ना, 10, क्योंकि एक तो निकल गया, तो हम कह देते हैं ऐसे 10 और इतना माइनस करना मुझे, कितना बन जाता है ये, तो 5 ये 9 8, ये कितना होगा आपका 6, ठीक है, नहीं सॉरी एक इधर गया 5.85 ये आता है आपका आंसर। लेकिन ये आंसर गलत है। यहाँ पे आपको z लेना है। z का मतलब क्या होता है, z होता है आपका यहाँ पे प्रोटॉन्स कितने हैं, अभी भी प्रोटॉन्स आपके यहाँ पर चेंज नहीं हुए हैं, वो 11 ही है। तो z जो है आपका, z इन दिस केस ऑल्सो, पहले वाले केस में भी z जो है आपका 11 है, और दूसरे वाले केस में भी आपका z जो है 11 है, उसमें कोई चेंज नहीं है। 11 है, सॉरी 1 लिख दिया हूँ, 11 होगा है, 11 ही है। तो यहाँ पर भी आप करोगे तो वही आंसर लिखोगे, 11 माइनस 4.5। अब जाके ये 5.85 नहीं होकर ये हो जाएगा 6.85। एक्चुअली मेरे दिमाग में तो 6.85 घूम रहा था, गलती से मैंने यहाँ पर भी लिख दिया था 6.85। 6.85 इसका एक्चुअल जेफ होगा, ये जेफ होने का मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो ये बात समझने की जरूरत है, यही चीज़ मैं समझाने के लिए यहाँ पे ये किया हूँ कि आयंस बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की सिस्टम बदल जाएगी। देखिए यहाँ पर 0.35 इस यहाँ के ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे उसके पेनल्टी में आ गए तो 0.85 हो। लेकिन यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रॉन नहीं है, हम इस इलेक्ट्रॉन का इंटरेस्ट देख रहे हैं, तो इस ग्रुप में जो है 3.35 लगेगा, और यहाँ पर पीछे वाले में 0.85 लगेगा, जबकि इसका पीछे वाला यहाँ पर 2 × 1 हो गया। और सेकेंड यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि आपको जेड नहीं चेंज करना है, आयन कितना ही बढ़ जाए। अब यहाँ पे 2 प्लस कर दिए, 3 प्लस कर, मतलब होता नहीं है, मतलब एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन हो सकता है ना। तो इससे जेड से मतलब नहीं, जेड जो है वो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पॉजिटिव चार्ज इन द न्यूक्लियस।
इलेक्ट्रॉन्स कम हो गया बढ़ गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बढ़ भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स ना कहीं कहीं, जैसे क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, क्लोरीन बढ़ जाएंगे, ऑक्सीजन बढ़ जाएंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके न्यूक्लियर चार्ज का जो वैल्यू होगा वो प्रोटॉन से काउंट होगा। प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो व्हाट इज द शील्डिंग कांस्टेंट, सिग्मा खोजना आपको बाय 3d इलेक्ट्रॉन, 3d इलेक्ट्रॉन की बात कह रहा है इन द ब्रोमीन एटम। तो 3d इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ब्रोमीन एटम में कौन सा है, 3d ये है। तो पहले देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए ग्रुपिंग किया गया है। ग्रुपिंग समझिए, अब समझना शुरू करिए। देखिए यहाँ पे ग्रुपिंग में एक बात समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, लेकिन दो अलग अलग ब्रैकेट है। ये ब्रैकेट क्यों है ये याद रखिएगा, ये जो दोनों हैं ये लोअर एनर्जी वाले हैं, ये हायर एनर्जी वाले हैं। भले ही उनको ला रहे हैं एक जगह, एक सेल में, सेल वाइज हम लोग तैयार रहे हैं, लेकिन ग्रुप्स बना रहे हैं। क्यों ग्रुप इसलिए बना रहे हैं कि इसकी एनर्जी ज़्यादा है इससे, तो ग्रुप तो उस तरह से बनेगी, अपने अपने एनर्जी वाले के हिसाब से बनेगी। तो हम 3D अब करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये है कि यहाँ पे सर तो ऐसे गलती कर दिया गया कि 4s, और हाँ ये गलत है, लेकिन इसके काम ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमको 3D तक देखना है, डी तक देखना है ना। तो इधर का कोई काम ही नहीं है, हमको इधर का सोचना है। अब इधर का हम सोचते हैं तो क्या करते हैं, देखें व्हाट इज द शील्डिंग कांस्टेंट एक्सपीरियंस बाय एनी, यहाँ पे 3D में एक इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, तो कितने यहाँ पे बचेंगे, यहाँ पे आपके बचेंगे 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा 9 इंटू 0.35 इफेक्ट। और उसके बाद जितने हैं यहाँ पे इसके इनर साइड में, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरे, ये सारे इलेक्ट्रॉन आपके 1 के वैल्यू का शील्डिंग इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पे 2 to 4 10 12 एंड 18, तो प्लस 18 इंटू 1.00, ये होगा शील्डिंग इफेक्ट इसका कांस्टेंट। इस तरह से आप, ये मैं ग्रुपिंग समझाने के लिए एग्जांपल लिया था, इस तरह से आप करोगे इसको। देखिए शील्डिंग इफेक्ट हमने समझ लिया, लेकिन एक बात तो ये दिमाग में रखना होगा कि भले ही शील्डिंग इफेक्ट हो, न्यूक्लियर पुल जो है यानी कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो तो रहेगा, नेट न्यूक्लियर चार्ज तो एक रहता है तभी भी। अब ये जो है ना डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आप, पहले मैं बता रहा हूँ ये पीरियड में बता रहा हूँ, जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो पीरियड में, तो ये बढ़ता है, नेट जेफ जो है नेट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। तो मैं सेकेंड पीरियड की बात करूंगा, कितने कौन सी सेकेंड पीरियड की बात करूंगा। इसमें कौन कौन से आते हैं एलिमेंट्स में बता रहे हैं, पहले लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इसमें हम नोबेल गैस को नहीं लिखेंगे, उनका केमिस्ट्री अलग होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स, हम तो 7 लिखे। फर्स्ट पीरियड में कौन कौन लोग होते हैं ये बता दूं मैं। फर्स्ट पीरियड में आपको मिलेंगे हाइड्रोजन और हीलियम मिलेंगे। इनके बारे में बात नहीं करते, इनके बारे में समझते हैं। तो क्या होता है जैसे जैसे हम लोग जाते हैं, देखिए इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 2 प्लस 1 3 हो गया, 3 और 4 5 6 7 8 9 इलेक्ट्रॉन्स बढ़े। तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़े तो साथ साथ तो क्या बढ़े, लिथियम न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन्स भी बढ़े। तो पुल जो है नेगेटिव पॉजिटिव है ना, पुल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे आते आते। तो पुल होने के चलते शेल तो सभी के 2 नंबर है, उसी में पुल हो रही ज़्यादा, तो शेल की साइज इसकी सिकुड़ जाएगी ज़्यादा, तो छोटी हो जाएगी, तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो गया। न्यूक्लियर चार्ज इसलिए जैसे जैसे हम ऊपर जैसे जाते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, तो हमारी न्यूक्लियर चार्ज क्या होती है, बढ़ती है। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ती है, शुरू होते हैं कितना, यहाँ पे 1.30 है, तो यहाँ पे आपका 1.95 होगा, उसके बाद यहाँ पे 2.60 होगा, उसके बाद यहाँ पे 3.25 होगा, यहाँ पे आपका नाइट्रोजन का 3.90 होगा, ऑक्सीजन का 4.55 होगा, और उसके बाद क्लोरीन का 5.20 होगा। इस तरह से बढ़ते ही जाता है, न्यूक्लियर चार्ज कम नहीं होता। ये सिकुड़न के चलते होती है, श्रिंकिंग के चलते होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेन फैक्टर नहीं था, ये मुझे समझाना था। तो क्वेश्चन में दे दिया हूँ, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द जेफ नेट न्यूक्लियर चार्ज इन बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन का आप जानते हो, उसको लिख दोगे आप, ऑक्सीजन का 4.55 है, और नाइट्रोजन का आप जानते हो, उसको लिख दोगे नेट चार्ज हो गया 3.90।
90 है, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है आपको तो लर्न हो गया। देखिए इसका एक फर्स्ट वाला आप लर्न कर लेते हो 1.30, तो बाकी 0.65 ऐड करते जाओगे, तो सातों के सातों आपके लर्न करने की जरूरत नहीं है, आपको फर्स्ट केवल जानना है ये वाला जानते हो, बाकी आप सब अपने आप जान जाओगे, क्योंकि ऐड कितना कर रहे हो आप 0.65 का ही एडिशन हर जगह हो रहा है हर बार, ठीक है। ये बहुत इजी बात हो जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है, बस ये दिमाग रखिए इंडिविजुअल जो एडजेसेंट आइटम्स हैं उनके बीच में जेफ का अंतर कितना है 0.65 का, और वो ज़्यादा होगा इस तरफ में राइट हैंड साइड में, कम होगा आपके लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम लोग आ जाते हैं एटॉमिक रेडियस पर। तो फाइंडिंग द साइज ऑफ एटम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। क्यों? दो बातें हैं, द साइज ऑफ एटम, इसका रेडियस है एक्चुअली 1.2 एंगस्ट्रॉम, तो ये मतलब क्या हो गया 1.2 10 टू द पावर -10 करोगे तो ये मीटर्स में ले सकते हो, क्योंकि बहुत स्मॉल है। और एक तो बात वो हो गई, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव अ शार्प बाउंड्री। इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ग्रुप ऑफ क्लाउड, इलेक्ट्रॉन से कहीं ज़्यादा है कम है, तो ये क्लाउड एक शार्प ये नहीं बनाता है, बाउंड्री नहीं बनाता है। इसको मेजर कैसे करेंगे? मेजर करने के तरीके सोफिस्टिकेटेड होने चाहिए, एडवांस्ड होने चाहिए, जैसे एक्सरे से कर सकते हैं या स्पेक्ट्रोग्राफिक मेथड से कर सकते हैं। तो साइज ऑफ एन एटम ऑफ नॉन मेटल जो होता है कैसे खोजते हैं? अब ये तो मैंने इंस्ट्रूमेंट से खोजते हैं, जैसे चाहे नहीं खोज लेंगे चलो माप लो, ये होगा। तो दो तरह का होता है यहाँ पे रेडियस, एक्चुअली 3 कहेंगे लेकिन 2 ही हम सीखेंगे ठीक से। वो एक है, देखिए यहाँ पे मैं तीनों बना दिया हूँ, लेकिन पहले बता दूँ उसके बाद उसको समझाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे साइज ऑफ एन आइटम ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट, नॉन मेटल अगर है तो डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स व्हेन दे आर बाउंड टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो तो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड और ये हो जाता टाइट हो जाता है, मैंने एक नॉर्मल बॉन्डिंग के हम लेंगे ना, तो उसको हम कहते हैं कोवैलेंट रेडियस। जब दो नॉन मेटल्स, जैसे मान लीजिए तो हम सिंपल पहले क्लोरीन ही ले लेते हैं, तो क्लोरीन एक है, एक क्लोरीन है, तो शेयरिंग ऑफ एटम्स करते हैं वो अपने में, और एक इलेक्ट्रॉन का बॉन्डिंग, एक बॉन्ड की उनकी ज्वाइनिंग होती है, और एक कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है। तो उनके बीच में जो रेडियस बनेगा कोवैलेंट बॉन्ड का, तो वो ऐसे बनेगा। और ये देख रहे हो आप क्लोरीन के दो एटम हैं, और इनके बीच में देखिए क्लोरीन का डिस्टेंस जो है रेडियस प्लस रेडियस किया गया, ये डायमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक कह सकते हैं। अब तो 2r हो गया हुआ, तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो आपको मिल जाए, तो देखा गया है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 1.98 है, उसको डिवाइड बाय 2 कीजिएगा तो 0.99 एंगस्ट्रॉम मिलेगा आपको, और उसको आप फिर पिकोमीटर में ही कर सकते हैं, लेकिन वो एंगस्ट्रॉम ही छोटा है, उसके बाद पीएम में लिखते हैं, वैसे कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये तो हो गया कोवैलेंट बॉन्डिंग का, जबकि नॉन मेटल्स है। लेकिन अगर मेटल्स है तो क्या करेंगे? तब हम लोग क्या करते हैं कि उनके मेटालिक क्रिस्टल्स होते हैं ना, मेटल्स अकेले अकेले नहीं होते हैं, और नहीं उनको कह सकते हैं कि अब सोडियम आप नहीं लिखोगे ना, सोडियम 3 सोडियम 2, क्लोरीन Cl2 लिख देते हो, सोडियम के लिए Na2 लिखते हो, तो लेकिन बहुत सारे सोडियम एक साथ मॉलिक्यूल्स एक साथ में रहते हैं, एटम्स, एटम्स कहिए या मॉलिक्यूल जो भी उसको कह सकते हैं। तो ये क्या होता है कि असल में मेटालिक क्रिस्टल में रहते हैं वो लोग। आयरन का एक शीट लेते हैं तो बहुत सारे हैं, वो तो उसको क्रिस्टल लिखा है, तो उसमें हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस लेंगे। ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ तक जो देख रहे हैं आप इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया, इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस, दोनों के न्यूक्लियस के बीच का जो न्यूक्लियस है उसको हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कहते हैं, जो कि मेटल के कोर्स से मैंने सेंटर से बनता है, ठीक है। अब उसका हाफ कर देंगे, जो भी आएगा उसका हाफ कर देंगे, तो ये हो गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसका हाफ यहाँ से यहाँ तक हो गया। तो इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो मैग्नीशियम का दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्टेंस, उसको डायमीटर भी कह सकते हैं, 290 pm दिया हुआ है, उसका हाफ कीजिए 145 pm, तो हम समझ सकते हैं रेडियस ऑफ मैग्नीशियम एटम। अब अगर वो नोबेल गैस होते तो क्या होता? नोबेल गैस बिंग मोनो एटॉमिक, वो लोग तो कंबाइन ही नहीं करते हैं, क्योंकि वो लोग तो पता है ना कि उनका एकदम केमिस्ट्री अलग होता है, क्योंकि वो लोग उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है फुलफिल्ड हो जाता है। फुलफिल्ड होने के चलते वो लोग नहीं चाहते हैं किसी और के साथ में मिलना, उसी से उनको नोबेल कहा जाता है।
ये मोनो एटॉमिक होते हैं, उनका रेडियस वैल्यू जो है लार्जेस्ट इन द इंडिविजुअल पीरियड, जिस पीरियड में भी रहेंगे उनका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। और रेडियस ऑफ नोबल गैस तो क्या करना है, हम उसको हम ना कोवैलेंट कर सकते हैं, नहीं मेटालिक के रूप में देख सकते हैं। और मेटालिक देखने का मतलब ही नहीं बनता, वो नॉन मेटल है, तो कोवैलेंट रेडियस से देखना चाहिए था, नहीं देखते हम लोग। कैसे देखते हैं, वैन डेर वाल रेडियस ऑफ अदर एलिमेंट्स के साथ। ऐसे वैन डेर वाल रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में होंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो हम लोग ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, बॉडीज हैं, तो और उसी को आप समझिए छोटे पैमाने पर वैन डेर वाल्स पुल अट्रैक्शन कह सकते हैं। और उसके चलते जो नज़दीक आते हैं तो वो बनाते हैं आपके वैन डेर वाल्स, यहाँ पे डायमीटर बनेगा, और फिर उसका हाफ कीजिएगा तो आपको वैन डेर वाल्स रेडियस मिलेगा। इस तरह से हम लोग अलग अलग तरह के क्या एटम के रेडियस खोज सकते हैं। आपको नॉन मेटल के लिए कोवैलेंट रेडियस, मेटल्स के लिए आपका क्या कह सकते हैं मेटालिक रेडियस, और नोबेल गैस के लिए आपका वैन डेर वाल रेडियस यूज़ करते हैं हम लोग। अब चलिए हम लोग देखते हैं कुछ रेडियाई देखेंगे, कुछ एलिमेंट्स के हमारे दो पीरियड्स का मेन हम लोग पढ़ते हैं, दो पीरियड्स मेन एक्चुअली उसके ब्लॉक में बाकी सबको पढ़ते हैं, जैसे डी ब्लॉक हुआ, एफ ब्लॉक हुआ, लेकिन ऐसे जो जनरल पढ़ना है तो हम दो ही पीरियड पढ़ते हैं। आपका सेकेंड पीरियड बनता है एंड थर्ड पीरियड बनता है। सेकेंड पीरियड का भी हमने एलिमेंट लिखा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। और हम जो है नोबेल गैस वालों को नहीं लिखते हैं, क्योंकि उसका पता है ना केमिस्ट्री अलग होती है। आप देखें यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो देखिएगा एटॉमिक रेडियस कम हो रही है। पहले तो आपकी ये मेटालिक फॉर्म में है तो 150 है पीएम, उसके बाद 112 आप देख रहे हो लिथियम, बेरिलियम। अब कम होते जा रहे, कोवैलेंट रेडियस मिल जाते हैं, बोरॉन का 98, 77 कार्बन, 75 नाइट्रोजन, 73 ऑक्सीजन, 71 आपका इसका और फ्लोरीन का। अब देखिए ये 150 है, इधर देखिए ये एक्सट्रीम, मतलब ये तो वैसे है ये फर्स्ट पीरियड का हीलियम, लेकिन उसकी रेडियस देखिए 140 है, ठीक है, छोटा है, लेकिन उसकी रेडियस कितनी है, क्योंकि वो कोवैलेंट रेडियस या मेटालिक रेडियस नहीं एग्जिस्ट करता है। क्या दिखाता है, वो दिखाता है वैन डेर वाल रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस उसकी बड़ी होती है, सबसे बड़े होते हैं वो एक्चुअली अपने अपने पीरियड में देखा जाए तो। अब इसमें आप देखोगे कि ये जो है एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे मेटालिक दिया हुआ है, यहाँ पे आपका कोवैलेंट दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं देखना क्या चाहता हूँ ये भी बता दूँ आपको, मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा है। देखिए इसमें एक और बात बताएं, हम लोग जब बात करेंगे रेडियस की, अब इसके बाद में एटॉमिक रेडियस की, तो हम लोग नहीं कहेंगे कि मेटालिक है या कोवैलेंट है, दैट इज अंडरस्टूड। अगर इधर है, ठीक है, नॉन मेटल के साइड में, तो वो कोवैलेंट रेडियस ही होंगे, और इधर होंगे तो वो मेटालिक रेडियस होंगे। उसी तरह से हम इधर चले आते हैं, नीचे देखते हैं थर्ड पीरियड को, तो यहाँ पे देखते हैं सोडियम है, उसके बाद आपका मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। तो उसमें भी देखिएगा आप धीरे धीरे 186, 160, 143, 117, 110, 104 एंड 99 पीएम, इस तरह से फिर घट रहा है। आप अगर देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है सेकेंड पीरियड का, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे आपका रेडियाई है, रेडियाई तीनों सबकी। लिथियम से देखिए इसका रेडियस कम हो गया, इसका यहाँ पे देखिए बहुत कंजस्टेड हो गया है ना, 77, 75, 73, 71, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, ठीक है। वैसे आप देखोगे तो ऐसे भी आपको चार्ट में देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन का आपका 77, 74, 66, 64, तो थोड़ी सी डिफरेंस है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चार्ट से मतलब नहीं है। ये ग्राफ देखिए यहाँ पे जो है ना कंजस्टेड हो गया, यहाँ पे बहुत ग्राफ ज़्यादा है, तो मेटालिक रेडियस जो इसका मतलब बड़ा होता ज़्यादा, और जब हम चले आते हैं कोवैलेंट रेडियस में तो वो थोड़ा बहुत नज़दीक खींचते हैं लोग, तो रेडियस और भी छोटा हो जाता है। ये कंपैरिजन यही बताता है और कुछ नहीं। तो ये चीज़ जो है आपको समझ लेनी होगी कि हम लोग रेडियस अब बात करेंगे, अब हम नहीं कहेंगे कोवैलेंट रेडियस या मेटालिक रेडियस या वैन डेर वाल भी नहीं कहेंगे, उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन हम लोग अब इंटरचेंजेबली मतलब हम अपने काम में यूज़ करेंगे किसको, एटॉमिक रेडियस किसमें, मेटालिक एंड नॉन ये कोवैलेंट में, क्योंकि हमको बताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कौन मेटल है उसकी मेटालिक रेडियस होगी, कौन नॉन मेटल है उसकी कोवैलेंट रेडियस होगी, एंड सो ऑन।
हमने देखा कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, वो सेकंड पीरियड हो, थर्ड पीरियड हो, तो वहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आपका एटॉमिक साइज जो है छोटा होते जा रहा है। अब अगर हम कहें कि नहीं अगर ग्रुप में देखना है तो क्या होगा, तो ग्रुप में देखिए लिथियम ये है, ये सोडियम है, ये कौन सा है, एल्कली मेटल्स का ग्रुप है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, उसके बाद सीजियम। अब देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन से शेल भी बड़ा हो गया, यहाँ पे एक 11 इलेक्ट्रॉन्स का ये शेल और बड़ा हो गया, 19 इलेक्ट्रॉन्स का ये और शेल साइज बढ़ गया, 37 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे और एक शेल साइज बढ़ गया, यहाँ पे 55 इलेक्ट्रॉन। तो शेल नंबर बढ़ रहा है ना, शेल नंबर जब बढ़ेंगे तो साइज तो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ग्रुप आप 7 है, यानी कि हेलोजेंस का है, तो उसमें भी देखिएगा 9 इलेक्ट्रॉन, 17, 35 एंड 53 इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली इन फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड आयोडीन में मिलता है। यहाँ पे भी देखिए शेल कितने हैं, यहाँ पे 2 शेल है, एक्चुअली एक शेल तो आपका पीरियड 1 के लिए है, तो ये 2 नंबर पीरियड के हैं, तो 2 शेल, 3, 4, 5 शेल वाला ये आयोडीन बन जाता है। और अगर देखोगे माप करके आप, तो इस तरह से मिलेगा ग्रुप 1 में आपका रेडियस जो मिलेगा 152 मिलेगा लिथियम का, और सोडियम का 186 बढ़ गया बहुत ज़्यादा। उसके बाद पोटेशियम 231, रुबीडियम 244 एंड सीजियम 262। उसी तरह से आप यहाँ पे देखोगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की तरफ जाओगे तो 64, 99, 144, 133 एंड 140 इस तरह से बढ़ते जा रहा है। अगर उसको ग्राफ के रूप में देखेंगे तो देखिएगा कि अब ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक रेडियस से बढ़ रहा है। यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप का है, ये सेकंड ग्रुप का है। आप जानते हो सेकंड ग्रुप थोड़ा सा टू द राइट हो गया, इसलिए उसका साइज छोटा होने लगा है। सेकंड ग्रुप नहीं, ये 7th ग्रुप का है, सॉरी, तो ये साइज तो छोटा होगा उसकी तुलना में, तो दोनों का यहाँ पे मिला हुआ है। तो नॉन बॉन्डिंग जो एटॉमिक रेडियस है उसी को हम कहते हैं वैन डेर वाल्स रेडियस, जो कि बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, टचिंग कर रहा है लेकिन बॉन्डिंग नहीं कर रहा। टच क्यों कर रहा है, कई बार ग्रेविटेशनल पुल जैसा एक फिनोमेनन है जिसके चलते वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कोई भी बॉडी को अट्रैक्ट करते हैं, उसके चलते आसपास आ जाते हैं, उसी से हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं और उसको हम वैन डेर वाल्स रेडियस कहते हैं। ये था आपका ग्रुप में कैसे हम लोग देखते हैं साइज कैसे बढ़ती है डाउन द ग्रुप, वो हमने देखा। हमने देखा कि बोर्ड के हाइड्रोजन मॉडल में रेडियस उन्होंने इन्फोना निकालने के लिए कि Rn इज इक्वल टू 0.53 n स्क्वायर ऑन z। अब ये n स्क्वायर जो है ये क्या है, ये ऑर्बिट, n क्या है, ऑर्बिट नंबर है। ऑर्बिट नंबर किसके लिए, उन्होंने हाइड्रोजन एटम की बात की थी, तो ऑर्बिट उनके पास कितनी होती, तो हाइड्रोजन एटम ये है और उसमें एक प्रोटॉन है और ये आपका एक ऑर्बिट जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये n कहाँ से आ गया उनके दिमाग में। एक बात तो ये z की बात कर लेते पहले, तो देखिए उन्होंने कहा था हाइड्रोजन एक स्पीशीज जिसमें कि आप हीलियम He+1 कर सकते हो, लिथियम Li+ कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि चलिए इलेक्ट्रॉन तो एक कर लेते हो आप, लेकिन आपका तो भीतर में प्रोटॉन बढ़ रहा है, इसलिए आपका z भी बढ़ेगा या चेंज होगा, तो इसके चलते वो डिवाइड बाई z उन्होंने कर दिया रेडियस को। ठीक है, वो बात समझ में आए। n तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका तो ऑर्बिट क्या होगा, एक नंबर ऑर्बिट होगा, हाइड्रोजन में तो एक ही होना चाहिए। तो फिर उन्होंने n का बात क्यों कहा, n की बात इसलिए कही उन्होंने क्योंकि ये है ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन, जैसे ही आप एक्चुअली एक एटम के इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या होता है शेल्स होते हैं। अब जैसे हम एनर्जी देते हैं तो वो एक सेल से दूसरे सेल पे, दूसरे से तीसरे सेल पे, तीसरे सेल से चौथे सेल पे, ऐसे वो जंप करते हुए एक समय आता है कि वो जंप करके वो बाहर निकल जाता है, यानी कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पहुंच जाता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। तब ये जो हाइड्रोजन एटम है ये क्या कहलाएगा, ये तब अब आयन कहलाएगा, यानी कि प्रोटॉन हो जाएगा। तो अब वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आ सकते कितना भी एनर्जी छोड़े तो यानी कि आयनाइज कर देता है इसको। तो इस तरह से आपको दिमाग में रखना है कि नंबर ऑफ, अगर पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल्स लिखा जाए या नंबर ऑफ शेल्स ऑफ एन एटम, कोई भी एटम कोई भी एलिमेंट का हो, वो कितना होगा आपका इनफाइनाइट नंबर होगा। याद रखिए मैक्सिमम नंबर शेल्स जो होंगे इसके वो इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि देखिए जैसे हमने कहा था कि पीरियड जैसे हम पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, अब क्या होता है जेफ जो है। अब जेफ की बात करने के पहले एक बात बता दूँ, यहाँ पे जेड लिखा हुआ जेफ कैसे बना। तो हम लोग देखते हैं ये जो सिस्टम जो था
ये पूरा 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम था। बाद में हम लोग है ना मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम चालू किया, तो उसी चलते देखा हमने कि कुछ शील्डिंग इफेक्ट आ रही थी, जिसको हम लोग सिग्मा से हम लोग ये किए, डिनोट किए, और उसके चलते जो नेट इफेक्ट है वो आपकी बदल गई, वो कुछ और हो गई, कम हो गई थोड़ी सी, जो एक्चुअली होनी चाहिए थी। तो अब हम वहाँ पे जेड एफ लेते हैं, मतलब जेफ लेते हैं, अब जेड नहीं लेते वहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर का फॉर्मूला, कि आर मैंने फॉर द एन नंबर ऑफ शेल्स वो होगा 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेफ। अब अक्रॉस द पीरियड हम लोग देखें हैं कि जेफ इंक्रीज करता है, जैसे हमने देखा लिथियम का कितना है 1.30 और 0.65 के हिसाब से बढ़ते जाता है उसका। और डाउन द ग्रुप हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, यानी कि एन वैल्यू बढ़ता है, ठीक है, ये भी बात हम लोग जान गए। अब डाउन द ग्रुप में ये कंडीशंस आपको याद करने होंगे, क्या, इफ जेफ का डिफरेंस जो है, ठीक है, डाउन द ग्रुप वो 0.9 हो या उससे कम हो, तब तो एन डोमिनेट करेगा, यानी साइज बढ़ेगा। लेकिन अगर जेफ की वैल्यू 0.9 से ज़्यादा हो जाए, तब यहाँ पे जेफ डोमिनेट करेगा, साइज नहीं बढ़ेगी, साइज घट जाएगी। अब देखते हैं यहाँ पे जब बढ़ता है तो साइज घटती है, ये भी दिमाग में रखिएगा, एन बढ़ता है तो साइज बढ़ता है, ये भी है, दिमाग में रखिएगा। यहाँ पे लिथियम, आप देखिए पहले पीरियड बता दो, ये तो देखिए सेकंड पीरियड में मैंने दिखाया था 1.30, 0.65 ऐड हुआ 1.95, फिर 0.65 ऐड हुआ 2.60 एंड सो ऑन, बढ़ता जाएगा। जेफ यहाँ पे साइज छोटी होती जाएगी। और इधर देखते हैं एन बढ़ता है ना, तो साइज बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे पहले देखेंगे जेफ कितना है, तो यहाँ पे 1.30, यहाँ पे 2.20 है। जेफ जो है वैल्यू यहाँ पे 0.9 है, जो कि फर्स्ट वाला केस है, लेस देन और इक्वल टू 0.9, आपका एन डोमिनेट करे, साइज बढ़ेगा। फिर देखिए यहाँ से सोडियम एंड पोटेशियम है, जेफ का अंतर नहीं है, 2.20 माइनस करोगे तो जेफ डिफरेंस इज 0। तो यहाँ पे भी एन डोमिनेट करता है, इसलिए हम देखते हैं कि के का साइज एन ए से और एन ए का साइज एल आई से बड़ा होता है। अगर इसको बोरॉन की फैमिली में देखा जाए तो यहाँ बोरॉन का जो जेफ होता है वो 2.60 होता है, और एल्यूमिनियम का 3.50 होता है, वहाँ पे जेफ जो है 0.9 है, जो कि फर्स्ट केस है, यानी कि एन डोमिनेट करता है। देखिए बोरॉन का साइज, एल्यूमिनियम छोटा है यानी एल्यूमिनियम का बड़ा है। अब हम चले आते हैं एल्यूमिनियम से गैलियम में, तो हम क्या देखते हैं कि लगता है कि हम जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ते जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए मैंने एक हम साइज बढ़ाया, फिर एक भीतर में ब्लैक सर्कल दिया मैंने, ये समझाने के लिए कि ऐसे बढ़ना चाहिए था, ऐसे बढ़ेगा नहीं, क्यों नहीं बढ़ेगा ये बताऊंगा मैं। 3.5 यहाँ पे देखिए क्या है आपका जेफ है कि एल्यूमिनियम का, लेकिन 5 है आपका, 5.00 है आपका गैलियम का। तो गैलियम का जेफ और इसके डिफरेंस को देखा जाए तो 1.5 है। सेकेंड केस आ जाता है जहाँ की जेफ 0.9 से ज़्यादा है, और जेफ 0.9 से ज़्यादा हो जाए तो जेफ डोमिनेट करेगा, यानी कि सिकुड़न लाएगा, श्रिंकिंग लाएगा, और वो बढ़ना चाहिए था, ये बढ़ना जाके ये भीतर की तरफ इतना श्रिंक कर गया है, और इसकी एक्चुअल साइज ये हो गई है, होनी चाहिए था ये, लेकिन हो गई श्रिंकिंग के चलते ये। तो ये है गैलियम का आपका मेन साइज, तो गैलियम हम बना देते हैं, ये हो गया गैलियम। अब उससे क्या पता चला कि गैलियम का साइज जो है एल्यूमिनियम से छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेफ डोमिनेट करता है, तो साइज कैसे हो जाएगी, एल्यूमिनियम ग्रेटर देन गैलियम हो गया, गैलियम तो थोड़ा बड़ा होगा ही। इसी हालत में भी इससे बोरॉन से एडजेसेंट वाला देखते हैं तो बोरॉन सबसे छोटा है, वो दूसरी बात है, लेकिन एल्यूमिनियम की साइज बड़ी हो गई गैलियम से, क्यों, क्योंकि जेफ की डिफरेंस जो है यहाँ पे 0.9 से ज़्यादा है। इस क्वेश्चन को देखते ही, ये क्वेश्चन ही है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, समझ लीजिए, जस्ट आपको समझाने के लिए। चलिए, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 13 एलिमेंट इज, यहाँ पे ग्रुप 13 के एलिमेंट दिए हुए हैं, लेकिन आप ग्रुप 13 के एलिमेंट लिख भी सकते, कैसे, तो बैंगन, आलू, गाजर, इन, थाली, थैली, ठीक है। तो ये हो गया बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और हेलियम। तो ये तो आपके मिल गए, लेकिन हमको चाहिए इंक्रीजिंग क्या, एटॉमिक रेडियाई के हिसाब से। अब देखिए अभी हमने देखा कि इसके बीच में जो था जेफ का अंतर कितना था, 1.5 का था। 1.5 का जेफ का अंतर होना यानी क्या हो जाना, जेफ का अंतर मैं बता रहा हूँ, ये क्या था 1.5 का। यहाँ पे जेफ रूल्स, यानी कि जेफ जो है एन के ऊपर हावी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है गलती हो जाएगी, यहाँ पे जो आप ऐसे लिखोगे
तो ये जो है ये आगे पीछे हो जाएगा, ऐसे हो जाए। गैलियम पहले हो जाए छोटा, एल्यूमिनियम, और उसके बाद बाकी लोग तो ठीक है, इंडियम और हीलियम, ऐसे हो जाएगा। और बोरॉन आप उसके लिखा हुआ नहीं है, बोरॉन आप बोरॉन उसके आगे लिख सकते हैं। तो ये था आपका, ऐसे सजेगा, ये याद कर लेना आपको। अब एटॉमिक रेडियस के बाद में हम लोग पढ़ेंगे आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस में क्या होता है, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। इलेक्ट्रॉन अगर किसी एलिमेंट से निकल जाता है या एटम से निकल जाता है तो उसको हम लोग कैटायन कहते हैं। जैसे सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है Na+ लिखते हैं, वो कैटायन है। लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, उसको Li+ लिखते हैं, तो उसको हम कैटायन कहेंगे। मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, Mg2+ लिखते हैं, वो भी कैटायन है। वेर एज इलेक्ट्रॉन गेन अगर हो जाए एटम का तो उसको एनायन कहते हैं। जैसे क्लोरीन में हम लोग लिखते हैं तो क्लोरीन -1 लिखते हैं, ऑक्सीजन -2 लिखते हैं। तो ये गेन कर रहे हैं तो उनको हम एनायन कहते हैं। तो आयनिक रेडियाई कैन बी एस्टिमेटेड बाय द मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायंस इन आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल है, मान लीजिए NaCl एक क्रिस्टल है, तो उसमें एक कैटायन साइज है और एक एनायन साइज है, तो दोनों मिलकर NaCl में, तो दोनों का हम क्या करेंगे, आयनिक रेडियाई निकालेंगे बिटवीन द कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है। तो इन जनरल द एनायनिक रेडियाई जो होता है in elements exhibit the same trend as atomic radii। एटॉमिक रेडियाई जैसे निकालते हैं वैसे ही हम लोग एटॉमिक रेडियाई भी निकालते हैं, आयनिक रेडियाई भी निकालते हैं, जैसे एटॉमिक रेडियाई निकालते हैं, जस्ट बीच का हम लोग निकाल लेते हैं। ये याद रखिएगा कि जो कैटायन जो होता है इज स्मॉलर देन द पेरेंट एटम। क्यों? क्योंकि वो जैसे मान लीजिए एक सोडियम है, तो सोडियम के पास में इलेक्ट्रॉन कम हो गया, लेकिन कुल जो है कम हो गया क्या? कुल कम नहीं हुआ। तो अब मान लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन थे, उसके ऊपर 11 प्रोटॉन खींच रहे थे। अब 10 इलेक्ट्रॉन को ही जोर से 11 प्रोटॉन्स खींचेंगे तो वो श्रिंकिंग आएगा, इसलिए वो स्मॉलर हो जाता है, क्योंकि इट हैज फीवर इलेक्ट्रॉन्स वाइल्ड न्यूक्लियर चार्ज रिमेन्स द सेम। जबकि उल्टा हो जाता है आपके एनायन के रूप में, एनायन विल बी लार्जर देन द पेरेंट एटम, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, खिंचाव तो कम बढ़ती नहीं है, वो तो बराबर ही रहती है। उल्टा में रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, तो बिकॉज एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन increased repulsion among the electrons and decrease in the effective nuclear charge. When we find some atoms and ions which contain the same number of electrons, we call them isoelectronic species. मैंने बताया था ना कि जैसे कि isoelectronic, अब हाइड्रोजन स्पीशीज में कह रहा था अभी कुछ देर पहले, तो उसी तरह के कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं आयंस जिनके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम आइसो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। जैसे आप O2-F1- या आप Na+ या Mg2+ कीजिए तो सबका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 10 है। क्यों बताइए? देखिए सोडियम ये ऑक्सीजन जो है ये एक्चुअली उसका कितना होता है आपका, तो 6 + 2 8 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लिया तो हो गया कितना, 10। इसका कितना होता है, 9 होता है, एक इलेक्ट्रॉन लिया 10 बन गया। सोडियम कितना 11 होता है, उसने एक छोड़ दिया 10 हो गया। अगर Mg के पास में 12 है, उसको 2 छोड़ देता है तो उसका भी 10 हो जाता है। तो इसके चलते क्या, बट देयर रेडियाई वुड बी डिफरेंट, भले ही ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो गए, क्योंकि लेकिन उनकी रेडियाई डिफरेंट होगी। क्यों रेडियाई डिफरेंट होगी? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है, लेकिन भीतर में जो प्रोटॉन्स है वो अलग अलग। जैसे इसके पास प्रोटॉन कितने 8 है, इसके पास प्रोटॉन कितने 9 है, इसके पास कितने 11 है, इसके पास कितने हैं 12 है, प्रोटॉन तो सेम है। अब देखेंगे प्रॉपर्टी कि तो ये साइज समझिए, आयनिक रेडियाई का थोड़ा हम समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप रेड कलर देखिएगा और ब्लू कलर देखिएगा, ठीक है ना, ये क्या है, कैटायंस एंड एनायंस है। ठीक है, तो आयंस जो है आप रेड एंड ब्लू में देख रहे हैं, और ब्राउन कलर जो देख रहे हैं वो है आपका पेरेंट, क्या है, पेरेंट एटम। तो अब देखिए उसको हम एच या ब्राउन आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे कैटायन देखिए, जो पेरेंट एटम है उससे छोटा है लिथियम का है क्या, कैटायन। सोडियम का ब्राउन से रेड छोटा है, पोटेशियम का ब्राउन से ब्राउन जो है इसका पेरेंट एटम है, और K+ जो है वो रेड है, Rb+ जो है रेड है। Rb केवल होता तो वो ब्राउन है। उसी तरह से Be2+ देखिए, यहाँ पे Mg2+, इस तरह से देखिए कैटायन की साइज उसके पेरेंट से छोटी होती है। आप अगर पिको देखना चाहते हो पिकोमीटर में, तो ये है 60 देखिए हो जाता है, 152 से 60 में चला है।
ये 111 से 31 हो गया। उल्टा देखते हैं हम लोग किसमें, एनायन में देखते हैं। यहाँ ब्लू कलर जो है साइज है एनायन का, और पेरेंट का ये जो है साइज क्या, तो ये आप देख रहे हो ऐश कलर का, ये ब्राउन कलर, ये पेरेंट है। और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में एनायन बना है तो इसका साइज बढ़ गया है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, क्लोरीन का, सल्फर का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, इस तरह से सबका देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे साइज बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए मेटालिक रेडियस जो है और आयनिक रेडियस में अगर हम देखते हैं, ये लिथियम, बेरिलियम एंड बोरॉन है। तो देखिए यहाँ पे देखिए लिथियम क्या है, कितना है आपका 152 है, कितना हो जाता है आयनिक उसका 76 हो जाता है। सोडियम कितना 186 है, तो यहाँ पे कितना होगा 102 हो गया। बी कितना है 111 है, बी 31 हो गया। एम जी 160 था, होगा 72 हो गया। इस तरह से घटता है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। कोवैलेंट रेडियस जो यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप है। लेकिन आयनिक साइज जो है इंक्रीज डाउन द ग्रुप, वो भी बढ़ता है, लेकिन उसकी साइज क्या होती है, आयनिक जो है ये जो है, ये तो आयनिक रेडियस जो डाउन द ग्रुप बढ़ेगा ही, बढ़ रहा है ना, 140, 184, 198, 121, 136, 181, 185, 216। और एटॉमिक रेडियस वो भी देखिए 64, 69, 114, तो दोनों बढ़ रहे हैं किसमें, ये दोनों केस में बढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए छोटा तो होने से क्या हुआ, कैटायन का भी देखिए 60, 95, 133, डाउन डाउन द ग्रुप दोनों बढ़ते हैं। वो आयनिक रेडियाई हो या आपका कोवैलेंट रेडियस हो, दोनों रेडियस में नॉर्मल रेडियस हो या आपका आयनिक रेडियस हो, दोनों ही आपका आयनिक माने आयनिक रेडियस जो पढ़ रहे हैं जिसमें कह रहा है एनायन, दोनों डाउन द ग्रुप बढ़ते ही हैं, घटते नहीं है। रेडियस कोई भी हो आपका डाउन द ग्रुप बढ़ता है, ये जनरल ट्रेंड है। अब आयनिक रेडियाई और एटॉमिक रेडियाई को हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। और भी तो रेडियस तो आप निकालते हो ऐसे, ठीक है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, ठीक है, बिकॉज एन इंक्रीजेस एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। तो बढ़ेगा, एन स्क्वायर बहुत ज़्यादा होता है ना, एन स्क्वायर। तो जनरल लेकिन यही याद रखिएगा, अगर एटम है ये इसकी प्लस साइन में है, मतलब कहने मतलब जेड ही है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह सकते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर भी बोल सकते हैं, तो पॉजिटिव में आता है ये। उतना ही आपके इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, तो जेड ई माइनस में आएगा। लेकिन अगर आप यहाँ चले जाते हो, अगर कैटायन होता है तो आपका जेड ई प्लस तो चेंज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन कम से कम हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन कम होने से क्या होता है, पुल ज़्यादा होती है और ये श्रिंक करता है, साइज छोटा हो जाता है। जबकि अगर एनायन लेते हो तो क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन कम से कम चला आता है ज़्यादा, तो जेड प्लस वन ही माइनस हो जाता है, जबकि जेड ई प्लस सेम रहता है। यहाँ पे रिपल्शन शुरू हो जाती है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कहते हैं। ये साइज एक्सपैंड कर जाता है, और इस तरह से देखते हैं ए माइनस का जो एटम का जो आयंस दो तरह का होता है, ए प्लस हो सकता है, ए माइनस हो सकता है। ए प्लस छोटा होगा, ए माइनस बड़ा होगा। ए से तुलना हम लोग अगर करते हैं तो ये नोट करने की बात है कि आर जो है वो याद रखिए इज प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। पॉजिटिव चार्ज मतलब यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आर जो है क्या, छोटा हो गया ना, पॉजिटिव चार्ज जितना बढ़ेगा इसका रेडियस उतना छोटा हो जाएगा। जबकि इस केस में देखोगे कि आर इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ाओगे उतना यह रेडियस आपका बढ़ेगा। अगर एक ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियस देखते हैं तो ये जो स्पीशीज है, ये हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में देखिएगा तो ये नेगेटिव है ना, तो इसका सबसे बड़ा होगा, ये पॉजिटिव सबसे छोटा होगा। यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इस तरफ ये कर दोगे। इस तरह समझने के लिए दोनों दिया गया है, एक ही चीज़ है, लेकिन कैसे ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई देखोगे, इस तरह से आप समझोगे कि पॉजिटिव वाला छोटा होगा, नेगेटिव वाला बड़ा होगा, और न्यूट्रल वाला बीच में पड़ेगा, इस तरह से। और अगर सभी ये है आयंस है, उसमें देखना होगा कौन ज़्यादा नेगेटिव है वो सबसे बड़ा होगा, कौन ज़्यादा पॉजिटिव है, कितने सारे पॉजिटिव चार्जेस है वो सबसे छोटा होगा। हाँ, ये बात भी याद रखना, ग्रुप्स भी देखते रहिएगा। ये हम एक इसमें बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से शेल्स हिसाब कर लेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो सोडियम आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो 2 नंबर शेल में चला आता है। अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है
तो वो 3 नंबर शेल लेके रखता है, तो शेल का साइज भी तो बड़ा हो जाएगा। ये भी बातें आपको ग्रुप का भी ध्यान रखना होगा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए +1 करेगा, ये -2 करेगा, ये -1 करेगा, ये -3 करेगा। तो -3 सबसे, मैंने कहा सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, वही सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा एन किसका बनेगा, तो एन का बनेगा डी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि given below are two statements, one is labeled as assertion A and the other is reason R। A में कह रहा है कि ionization enthalpy increases along each series of the transition metal elements from left to right, however small the variation is। तो ये बात कह रहा है, और रीजनिंग में कह रहा है कि, तो पहले नंबर बता दे इसको, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है कि नहीं करता है। तो देखिए आप जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयनाइजेशन अभी पढ़े नहीं है, लेकिन एंथैल्पी इंक्रीज करता है, ये बात सही है। उसके बाद एक हम डी ऑर्बिटल्स पढ़े इसलिए हम उसको ले रहे हैं। उसके बाद है देयर इज द करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच accompanies द फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर डी ऑर्बिटल्स। जैसे जैसे इनर डी ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे तो इधर तो आपके प्रोटॉन्स भी तो बढ़ेंगे, तो न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज होने ही वाला है। तो दोनों बातें सही हैं, और दोनों बातें सही होने के चलते ये आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रहा है ना, ये खिंचाव के चलते ही बढ़ रहा है। तो इसमें कौन सा, दोनों ही सही होगा मेरे हिसाब से। तो हम कह सकते हैं बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए देखिए इसमें 10 होगा, इसमें माइनस किया तो आपने 17 एंड 1 18 खत्म हो गया। इसमें हम लोग लेंगे तो ये मान लीजिए यहाँ पे कितना आपके 7 14, अच्छा, और ये 8 49 22, ये और ये तो सेम हो नहीं सकते हैं, हटा दीजिए उसको, खत्म कीजिए। ऐसे ही समझ में आ रहा है कि डिफरेंट है, ये दोनों कैसे सेम हो सकते हैं। कॉमन सेंस की बात है, यूज़ क्यों करेंगे इतना अपना टाइम। तो यहाँ पे Na+ है, Mg2+ है, यहाँ पे ठीक है, ये गड़बड़ कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। ये F1 होगा माइनस, तो ये O2- होना चाहिए, तब जाके आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। ये वाला देखा जाए तो कैल्शियम 2+ यानी कि आर्गन का ही हो गया, 18 हो गया यहाँ पे, आर्गन यहाँ पे 18 है। पोटेशियम आपका 19 -1 18 हो गया। क्लोरीन 17 + 1 हो गया, तो 18 हो गया। तो ये डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इस तरह से चेक कीजिएगा, लेकिन स्मार्टली चेक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए क्या है। द करेक्ट सीक्वेंस विच शोज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। डिक्रीजिंग ऑर्डर देखिए यहाँ पे है, कैटायन को बड़ा कर दिया गया, एनायन को छोटा कर दिया, तो छोटा, ये तो गलत हो गया। यहाँ पे भी कैटायन से छोटा एनायन दिखाया जा रहा है, ये भी छोटा, गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्या किया, कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन सब मिक्सअप कर दिया, गलत हो गया। तो बचा क्या आपका डी बचा, लेकिन चेक कर लेते हैं। देखिए ये एनायन है, ठीक है, ये एनायन है, ठीक है, 2 1। यहाँ पे देखिए अब कैटायन का बढ़ रहा है 1 2 3, तो ये ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। इस तरह से आप चेक कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। हमेशा याद रखिए एनायन बड़ा होगा, कैटायन छोटा होगा। एनायन में जितना चार्जेस बढ़ेगा उतना वो बड़ा होगा, कैटायन में जितने चार्जेस बढ़ेंगे उतना वो छोटा होता जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सेट रिप्रेजेंटिंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। करेक्ट ऑर्डर, तो देखिए लिथियम बड़ा है बेरिलियम से, बड़ा है सोडियम से, कैसे, ये तो लिथियम बेरिलियम ठीक है, तो ग्रुप बदल गया तो ये तो बड़ा हो जाएगा ना, ये दोनों उससे बड़े हो जाएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। उसके बाद सोडियम बड़ा है लिथियम से, सही है। लिथियम बड़ा है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम उससे हो जाता है बेरिलियम से, हाँ, तो ये ठीक, ये देखते हैं ठीक। उसके बाद लिथियम बड़ा है सोडियम से, ये गलत है। मैग्नीशियम बड़ा है बेरिलियम से, ठीक है। लिथियम बड़ा है, ये तो गलत हो गया। देखिए हमको कंफर्म नहीं थे हम,
क्योंकि हमको लग रहा था लिथियम और मैग्नीशियम थोड़ा लग रहा था, जैसे कि आपका लिथियम है, सोडियम है, ठीक है, तो ये ग्रुप है ना ऐसे, तो ये तो ठीक है, सोडियम इज ग्रेटर देन क्या, लिथियम, और बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है, तो ये 2+ है और ये भी 2+। ऐसे जब जाते हैं तो साइज क्या होता है, छोटा होता है, ऐसे होता है, ऐसे बनता है, ठीक है, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम मेरा था कि ये तो सही है, सोडियम इज ग्रेटर देन लिथियम, अब लिथियम इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मुझे शक था, ठीक है, शक था, तो इसलिए मैं डॉट दिया था, लेकिन ये तो इससे बड़ा, ये बात सही था, तो यहाँ पे मुझे कंफ्यूज हो रहा था मैं, तो इसको मैं रख दिया पेंडिंग। बाकी सब चीज़ों को चेक किया तो वहाँ तो कुछ भी नहीं मिला, तो यही सही है, तो मेरा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। इसलिए कभी कभी जज कर लेना चाहिए और उसके बाद उसको दिमाग में रख लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि डिक्रीजिंग साइज ऑफ K+, डिक्रीजिंग साइज बताना है, Ca2+, Cl- एंड S2-, तो इसको हमको समझना होगा, मैं तो समझा दिया हूँ आपको। देखिए पहले नंबर आपको ऐसे समझना होगा कि कौन कहाँ है, ठीक है, तो देखिए मैं याद भी करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा आपको। देखिए हाइड्रोजन है फर्स्ट पीरियड में और हीलियम है, ठीक है, ये उसके बाद आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियॉन। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट आता है थर्ड ग्रुप, वो किससे शुरू होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। और उसके बाद ये आपको 20 तो हमेशा क्लास 10 तक याद होना चाहिए था, मतलब ये उचित था। अब तो उसके बाद डी ब्लॉक आएंगे, तो ये था आपका नॉर्मल, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कह रहा है, इसको प्लस करने के लिए कह रहा है, इसको प्लस करने के लिए कह रहा है, इसको कह रहा है और इसको कह रहा है, ठीक है। अब देखिए ये क्या होगा, ये सारे के सारे आर्गन के ही साइड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो कितना होगा, आर्गन का कितना 18 है, वो 18 हो जाएगा। ये 17 है, 1 लेगा तो 18 हो जाएगा। ये एक छोड़ेगा तो इसके पास 19 है, हो जाएगा कितना 18। ये इसके पास अभी 20 है, 2 छोड़ेगा तो बन जाएगा। छोड़ रहे इलेक्ट्रॉन, ले रहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की संख्या कम नहीं हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिपल्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा। इसे ये छोटे होंगे वो बड़ा होगा। इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमें सबसे बड़ा जो होगा S2S होगा, उसके बाद Cl होगा, उसके बाद A+ होगा एंड उसके बाद आपका Ca2+ होगा। जो यहाँ पे चॉइस में आ जाएगा वो सही हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन मेरा राइट ऑप्शन दिख रहा है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज विल हैव द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज। तो पहला नंबर तो मैं फिर से पीरियोडिक टेबल लिखूंगा आपके लिए, तो क्या मैं इस बार पूरा नहीं लिखूंगा, मैं इस बार क्या करता हूँ, मैं सोडियम से लिखता हूँ, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद सल्फर, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद आर्गन, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड ये पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहे हैं कि आपको Mg2+ लेना है और Al3+ लेना है। तो पहला नंबर तो देखिए साइज के हिसाब से अगर एटम में देखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे से बड़े थे, ठीक है, ऐसे ही इससे छोटा तो ये हो गया, इससे बहुत छोटा ये हो गया, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, Mg जो है ये लार्जेस्ट इसमें होगा, ठीक है, एंड आपका Al3+ ये बन जाएगा आपका स्मॉलेस्ट साइज। तो ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन बोला, स्पीसीज argon K+ and Ca2+ contain the same number of electrons, in which order do they increase in radii।
तो कैसे बढ़ता है रेडियाई देखें। तो इसमें आप देखिए ऐसे सोचिए पहले कि आपको फिर से लिखना पड़ेगा क्या, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, and then we come to what? पोटेशियम, कैल्शियम। हमको यहाँ पे पोटेशियम कैल्शियम का प्लस में दिया हुआ है, तो क्या होगा ये आर्गन का ही 1 2 3 4 5 6 7 8। आर्गन का कितना होता है आपको पता हो गया अभी तक, 18 होता है क्या, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों एटॉमिक नंबर। यहाँ पे इनको कम करने से क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर, इलेक्ट्रॉन से संख्या कम हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी तक इसमें खिंचाव बढ़ा, तो ये इसी साइज के बने हो गए, मैंने इसी लेवल पे आ गया ना, यहाँ पे आ गया। ऐसे समझिए के प्लस यहाँ पे आ गया और Ca2 प्लस, शेल तो यही हो गया, लेकिन खिंचाव क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं थर्ड शेल में, तो उसके बाद में इससे आता है जो शेल, इसमें फोर्थ वाले में तो शेल में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो 3 शेल वाले ही कहलाएगा। अब खिंचाव किसमें सबसे ज़्यादा हो रहा है, सबसे ज़्यादा आपका हो रहा है सी में, और सबसे कम किस में हो रहा है, आर्गन में हो रहा है। तो आपका सीरियली क्या बनेगा, आर्गन सबसे बड़ा और पोटेशियम फिर बड़ा, कैल्शियम अल्टीमेटली आपका ये बन जाता है, ये वाला बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, जो कि हमारा यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो Be2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो देखिए लिथियम जो होता है, लिथियम का आपको पहले एटॉमिक नंबर जानना होगा तो 3 है, और बेरिलियम का जानना होगा तो वो है आपका 4 है, और सोडियम का आपका है 11, ठीक है, एंड मैग्नीशियम का आपका कितना है 12, और हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर आपका 1 है। अब Li+ करना है, Li+ के अब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन्स बताऊंगा मैं, इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब बताऊंगा, ठीक है। Li+ है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे क्या है आपको Be2+ करना है, तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, वो भी 2 हो जाएंगे। तो ये तो दोनों मिल गए, तो बाकी करना भी नहीं है यार, बेकार का भी आप कम करोगे तो कितना कम करोगे, उसका तो 0 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक करने के लिए हम देख रहे हैं लिथियम एंड बेरिलियम। तो बेरिलियम के साथ में कौन बैठता है, ये ऑप्शन आपका लिथियम, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। यहाँ पे ऑर्डर किसका करेक्टली रिप्रेजेंटेड है, देखिए पहला नंबर, तो यहाँ पे कह रहे हैं Na+, तो ये तो गलत हो गया, माइनस वाला तो बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे छोटा लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे माइनस बड़ा है ये, हाँ ठीक है, तो ये बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। तो आप समझ गए होंगे कि देखिए आयनिक होगा तो आपको याद रखना होगा, नेगेटिव साइन होगा जिसके पास में सबसे ज़्यादा वैल्यू उसमें होगा वो सबसे बड़ा होगा, पॉजिटिव साइन होगा सबसे बड़ा जो वैल्यू होगा वो सबसे छोटा कहलाएगा, और बीच में नॉर्मल आइटम आता है। तो इसी के साथ आज ये क्लास समाप्त होता है। अच्छा लगा होगा आपको क्लास, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा ताकि समझ में आए कि हम कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं, या कोई अगर तो डिफ़िकल्टी भी हो रही है तो आप पूछोगे, नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे। और यह याद रखिएगा कि डेस्टिनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और इससे हमारी ऊर्जा बढ़ती है, साथ ही साथ डेस्टिनी के साथ पढ़ते रहो, कामयाबी की ओर बढ़ते रहो। और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ डेस्टिनी।